नमस्ते। एक्सटेंशन एंड एजुकेशन पार्ट 3 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन के चरण। कार्यक्रम का नियोजन करते समय यह हमने अभी तक जाना कि इसके सिद्धांत क्या-क्या हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर किसी कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। क्योंकि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है, अतः यह क्रमबद्ध तरीके से कई चरणों से युक्त होती है और प्रत्येक चरण का एक अपना अलग महत्व है। अगर किसी एक चरण का भली भांति प्लान नहीं किया जाए या ध्यान नहीं रखा जाए या कोई कमी रह जाए तो वह कार्यक्रम की सफलता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम प्लान करते हैं या नियोजन करते हैं तो उसके चरण क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात जिस भी स्थान पर हम कार्यक्रम नियोजन करना चाहते हैं वहां के स्थान की पूरी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ के लोगों से चर्चा करनी चाहिए, वहाँ की परिस्थितियों को खुद जाकर देखना चाहिए या उस ग्रामीण एरिया से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो अखबार से मिलती हो, चाहे वो इंटरनेट से मिलती हो, चाहे वो मैगजीन से मिलती हो या सरकारी संस्थाओं से मिलती हो, हॉस्पिटल से मिलती हो या कॉलेज, स्कूल, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं वहां से मिलती हो, पंचायत से मिलती हो, सरपंच से मिलती हो, स्थानीय नेताओं से मिलती हो, यह सारी जानकारी या तथ्य जो हैं वो एकत्रित किए जाते हैं और इन तथ्यों को एकत्रित करने से ही हमें ज्ञात होता है कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं और वहाँ की परिस्थितियां क्या हैं। और इसीलिए जो दूसरा स्टेप है वह तथ्यों की जानकारी के पश्चात स्थिति का विश्लेषण करना है। अब हमने सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं तो उनके आधार पर हम यह जानेंगे कि उस गांव की स्थिति कैसी है। यह पौष्णिक स्थिति या पौष्णिक स्तर हो सकता है या किसी गांव में कोई एक विशेष प्रकार का रोग हो सकता है या विशेष प्रकार का जो खेती की तकनीक है उसका प्रयोग हो सकता है जिसका वे पर्याप्त लाभ नहीं उठा रहे हैं। कोई विशेष अंधविश्वास की स्थिति हो सकती है या इस तरह से कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। तो तीसरा हमारा स्टेप है कि स्थिति का विश्लेषण करके समस्या को पहचानना। अब हम जब स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं उन लोगों की समस्याएं क्या-क्या हैं। तो वह समस्याएं स्थिति के विश्लेषण से आती हैं और हमें एक-एक करके उनकी समस्या को पहचानते जाना होता है और उनको लिखते जाना होता है स्पष्ट रूप में कि उनकी समस्याएं हैं कि वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है या उदाहरण के लिए वहाँ कुपोषण है या उदाहरण के लिए वहाँ शिक्षा की कमी है या उदाहरण के लिए वहाँ जो खेती के तरीके अपनाए जाते हैं वे पारंपरिक हैं, वे प्रॉपर नहीं हैं, उन्नत नहीं है या ये कहा जा सकता है कि वहाँ भेदभाव की भावना जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कई समस्याएं हो सकती हैं जो कि उनके जीवन के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उनके स्वास्थ्य को या जीवन को प्रभावित करती हैं, ऐसी समस्याओं को हम पहचान कर और नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा चौथा चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। अब हमने समस्याएं निर्धारित कर ली हैं, पहचान ली हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए यह निर्धारण हम स्पष्ट रूप से कर लेंगे
कि हमें उन गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, या उस गांव में साफ सफाई का विशिष्ट ध्यान रखना है कि अगर गंदगी बहुत ज्यादा है तो उसे किस तरह से हम नाले या नालियां या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का प्रयोग करके इन परिस्थितियों को सुधारें या इन समस्याओं को सुधारें। इसके अलावा उन लोगों को एजुकेट करना है या सिखाना है कि साफ सफाई का या स्वच्छता का उनके जीवन में कितना महत्व है। तो ये सारी की सारी चीजें जो उद्देश्य हमारे होने चाहिए उस समस्या को दूर करने के लिए, इनका निर्धारण हमें पूर्व में ही स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो अगला चरण है वह है प्राथमिकता का निर्धारण। किसी एक समस्या का कारण कई छोटे छोटे और कारण हो सकते हैं, वो सब मिलके एक बड़ी समस्या को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशिक्षा के कारण कुपोषण हो सकता है, स्वच्छता का अभाव हो सकता है, गरीबी हो सकती है। ऐसे कई कारण होते हैं जो एक मेन समस्या को जन्म देते हैं। तो हमें यह प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी कि हम पहले किस समस्या को निर्धारित करें, क्योंकि हम एक साथ सारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। अतः हम एक एक करके समस्याओं को लेते जाएंगे, उनसे संबंधित कार्यक्रम बनाएंगे और उसके बाद में हम उनका क्रियान्वयन करके एक एक समस्या का जो निराकरण है या उपाय है वो उनको बताते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले यह प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि हम वर्तमान में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं या जिसका नियोजन करने जा रहे हैं, तो वह सबसे पहले किस समस्या को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके बाद में छठा जो कार्यक्रम का स्टेप है या योजना का स्टेप है वह है कार्य योजना बनाना। कार्य योजना का मतलब यह है कि जब हमने प्राथमिकता निर्धारित कर ली है तो अब उस प्राथमिकता को देखते हुए और उद्देश्यों को देखते हुए हमें एक स्पष्ट कार्य योजना बनानी है कि किस प्रकार हम लोगों से संपर्क करेंगे, किस जगह पे यह प्रोग्राम निर्धारित किया जाएगा, किस ग्रुप के लिए हमने यह प्रोग्राम निर्धारित किया है, जैसे पुरुषों के लिए किया है या महिलाओं के लिए किया है या दोनों के लिए किया है या युवाओं के लिए किया है या वयस्कों के लिए किया है या प्रौढ़ लोगों के लिए किया है। कौन व्यक्ति उनके इस कार्यक्रम के बारे में बताएगा, उनको क्या क्या सूचनाएं देनी है, किस प्रकार से सूचनाएं देनी है, किस स्थान पर देनी है, यह सारी की सारी बातें कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और इस कार्य योजना के समय हमें संपूर्ण हमारे जो स्टेप्स होने हैं या जितनी भी क्रियाएं होनी है, एक एक क्रिया को हमें इसमें सम्मिलित करना होगा। एक एक योजना हमारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम एक सफल कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। इसके बाद में सातवां चरण आता है हमारा कार्यक्रम का निष्पादन। कार्यक्रम का निष्पादन का अर्थ यह है कि जो कार्य योजना हमने बनाई है, अब हम उसके निष्पादन की बात करेंगे कि इन लोगों को किस तरह से बुलाना है, किस समय पर बुलाना है, कौन व्यक्ति जो है वो इस कार्यक्रम को देगा, कौन व्यक्ति कौन सी चीज सिखाएगा, किस तरह से उसका निष्पादन होगा। यह सारी की सारी चीजें कार्यक्रम के निष्पादन के अंतर्गत आती हैं। कार्यक्रम के निष्पादन के साथ साथ हमें उसका मूल्यांकन करते रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमें यह निर्धारित पूर्व में ही कर लेना होगा कार्यक्रम नियोजन के समय कि हम परिणाम का या हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसका कितने कितने समय के बाद में मूल्यांकन करेंगे और हमारे मूल्यांकन के क्राइटेरिया
क्या क्या होंगे या कौन कौन से पक्ष होंगे जिनका हम मूल्यांकन करेंगे, और इस मूल्यांकन के आधार पर हम उस कार्यक्रम की सफलता और असफलता या सफलता का कितना प्रतिशत रहा यह हम जांच कर सकते हैं। और उसके आधार पर जो हमारा आखिरी चरण है वह है कार्यक्रम का पुनर्विचार। अर्थात इस समय जब हम पूरे कार्यक्रम का निष्पादन कर चुके होते हैं और जब हम मूल्यांकन कर चुके होते हैं तो उसमें क्या क्या कमियां रह गई या उसके स्थान पर हमें पहले क्या कर लेना चाहिए था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छूट गई या ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे बहुत बेहतर तरीके से हुई है, इन सारी चीजों का, यानी हमारे कार्यक्रम के जो बहुत सकारात्मक पक्ष थे उनका भी हमें विचार करना है, जो नकारात्मक पक्ष थे उनका भी हमें विचार करना है। और इस प्रकार से हमारे जो प्रोग्राम होता है उसकी प्लानिंग के सभी चरण सम्मिलित कर लिए जाते हैं और इन्हीं के अनुसार एक कार्यक्रम का पूर्व में ही नियोजन कर लेना आवश्यक है। आपने इस लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के या कार्यक्रम नियोजन के क्या रोल हैं या क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।